नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक R410A के इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग करेंगे और वो सभी बातें जो आप R410A इन्वर्टर एसी के बारे में जानना चाहते हैं, विशेषकर नए दोस्तों के लिए। जो दोस्त परिपक्व हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एयर कंडीशनर जो कि स्पेशल हमारा इन्वर्टर टाइप होता है, उसमें अगर आप R410A गैस रिचार्ज करने जा रहे हैं तो उसमें हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी परेशानियां होती हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं और आपको R410A भरते हुए क्या क्या सावधानियां हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अभी आप जो एक एयर कंडीशनर देख रहे हैं, ये पैनासोनिक कंपनी का इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर है। जब हमने इसमें फॉल्ट फाइंडिंग की तो इसकी जो डिस्चार्ज यानी लिक्विड लाइन है वो ठंडी थी और जो सेक्शन पाइप है हमारा, जो हमारा गैस पाइप है, वो पूरी तरह से उस पर रिटर्न नहीं थी और हमारा बैक प्रेशर लगभग अभी 80 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे जो एम्पियर हैं वो अभी 4 या 5 के आसपास चल रहे हैं और बाहर का तापमान लगभग 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों कस्टमर की शिकायत है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा। इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर में हमेशा प्रॉब्लम आती है बैक प्रेशर को जांचते हुए, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे एम्पियर कम होंगी बैक प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एम्पियर बढ़ेगी बैक प्रेशर हमारा जो नॉर्मल होता है R410A का लगभग 120 psi के आसपास वो कई बार चला जाता है। इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पाते कि एयर कंडीशनर में क्या समस्या चल रही है। लेकिन जब आप इसके इंडोर को चेक करोगे उसमें कूलिंग ना के बराबर मिलेगी। कस्टमर से आपको पूरा इसका ब्रीफिंग ले लेना चाहिए कि उसको समस्या क्या आ रही है। अब हमने लीकेज को चेक किया है हमारे ऊपर वाले उन सभी पॉइंटों पर जहाँ लीकेज की संभावनाएं होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कभी भी R410A को टॉपअप नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जो एयर कंडीशनर है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें समस्या वैसे चल क्या रही है। दोस्तों इसमें समस्या ये चल रही है कि बैक प्रेशर आप देखेंगे लगभग आपको पूरा मिलेगा लेकिन कूलिंग नहीं मिलेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं लीकेज की संभावनाएं हो सकती हैं। उसके लिए हमें इसे चेक करना होगा बिल्कुल बारीकी से। अभी आप देखिए बैक प्रेशर 120 चल रहा है लेकिन हमारे एम्पियर कम हो गए। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में यही समस्या होती है कि जब तक इन्वर्टर एसी का कंप्रेशर अपने पूरे लोड पर नहीं चलेगा तब तक बैक प्रेशर भी आप सही तरह से कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अभी आप सोच रहे हो कि बैक प्रेशर लगभग पूरा है, लेकिन दोस्तों ये अभी अपनी 80% यानी 80% की क्षमता से ही चल रहा है। इसलिए बैक प्रेशर एक्सटेंडिंग मोड में आ जाता है। इसलिए हम आश्वस्त हो जाते हैं कि बैक प्रेशर पूरा है, लेकिन नहीं, बैक प्रेशर पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें 2.3 एम्पियर अभी आप एम्पियर मीटर पर देख सकते हैं। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे शब्दों को सुनते रहिए, विजुअल एक सांकेतिक होते हैं। अभी हमने इंडोर को चेक किया तो इसमें कूलिंग बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है तो मैं आपको इसका ग्रिल टेम्परेचर पे दिखा देता, लेकिन कूलिंग नहीं है, यानी कि इसमें से गैस लीकेज हो चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, R410A में 2 प्रकार की गैसें होती हैं। एक होती है 50% R32 और 50% R125। एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए, अभी आपने रिमोट को देखा, जब भी आप इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग करें तो रिमोट में एक फंक्शन अवश्य मिलेगा। जैसे हमारे कई रिमोटों में टर्बो का मोड होता है, कईयों में पावरफुल का मोड होता है, कईयों में हाई एफिशिएंसी का मोड होता है। उस मोड पर ही आप एसी को चलाकर गैस चार्ज कीजिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी समस्याएं आएगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखिए बिल्कुल माइनर लीकेज आपको नजर आ जाएगी हमारे बड़े वाले फ्लेयर पर। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि दोस्तों की फ्लेयर अच्छे से बनाएं जब भी आप R410A या फिर R32 पर काम कर रहे हों। हमने कोशिश की कि इसके फ्लेयर को टाइट कर दिया जाए क्योंकि लीकेज काफ़ी माइनर है, लेकिन इस लीकेज में से भी गैस का जो मिश्रण है उसमें से एक गैस लीक ज़्यादा हो जाती है और एक गैस ज़्यादा हमारे यूनिट में रह जाती है, जिससे कि उसका मिश्रण गड़बड़ा जाता है और समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। अभी आप देखिए इसके फ्लेयर को ध्यान से, इसका फ्लेयर हल्का सा कटा हुआ है। यही माइनर लीकेज का कारण है जो टाइट करने के बाद भी नहीं गया, क्योंकि इसका जो आगे वाला सिरा है वो कट चुका है। और ये ऐसा जब होता है जब हम अच्छी तरह से फ्लेयर नहीं बनाते, फ्लेयर को ज़्यादा ओवर कर देते हैं। इसलिए आप जब भी फ्लेयर बनाएं, जैसा हमारा ये फ्लेयर होता है, ये SAE 45 डिग्री का फ्लेयर होता है, आप 42 डिग्री तक का फ्लेयर ही बनाएं। और जब आप इस फ्लेयर को टाइट करते हैं तो वो लगभग ज़्यादा टाइट करने से 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें, कोशिश कीजिए। अगर आपका एयर कंडीशनर ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पर कस्टमर को वो लगा रहने देना है तो आपको यहाँ पर ब्रेजिंग ही कर देना उचित रहता है। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि ब्रेजिंग कर दीजिए, विशेषकर R32A रेफ्रिजरेंट के साथ जब आप काम कर रहे हों। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 2 गैसों का मिश्रण है और जब भी R410A यूनिट से गैस लीक होती है तो एक गैस ज़्यादा लीक हो जाती है, एक गैस रह जाती है। इससे इसका मिश्रण गड़बड़ा जाता है और कूलिंग ना के बराबर होती है और बैक प्रेशर भी आपको लगभग कई बार पूरा ही दिखाई देगा। कभी भी टॉपअप ना करें क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन सी गैस ज़्यादा निकल चुकी है, इसलिए पूरी गैस को निकाल कर ही दोबारा से उसमें गैस भरें। हमने दोनों पॉइंटों को ब्रेजिंग कर दिया, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसने हमें रजामंदी दे दी है कि आप ब्रेजिंग कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से ब्रेजिंग करने के बाद इसे इंसुलेटेड भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि R410A कहाँ कहाँ पर मेनली यूज़ की जाती है। दोस्तों ये ज़्यादातर यूज़ होती है हाउस होल्ड एयर कंडीशनर, स्मॉल और मीडियम कमर्शियल एयर कंडीशनर, स्मॉल और मीडियम यूनिट टाइप्ड एयर कंडीशनर, हाउस होल्ड सेंट्रल एयर कंडीशनर, VRV, मोबाइल एयर कंडीशनर्स, ह्यूमिडिफायर, रेफ्रिजरेंट टाइप ड्रायर, मैरीन रेफ्रिजरेटिंग प्लांट यानी कि जो समुद्रों में हमारे जहाँ चलते हैं वहाँ पर, एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटिंग प्लांट में। दोस्तों ये
HFC ब्लेंड गैस है और इसमें जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो पॉलिएस्टर ऑयल इस्तेमाल होता है। दोस्तों हमने लीकेज को फाइंड कर दिया है, उसे ब्रेज कर दिया है। सिस्टम को वैक्यूम करना ज़रूरी है। कभी भी सेल्फ वैक्यूम मत करें R410 एक साथ जब आप काम कर रहे हों, और अच्छे वैक्यूम पंप, कमर्शियल वैक्यूम पंप से ही आप इसे वैक्यूम कीजिएगा। कंप्रेशर के द्वारा बनाए हुए वैक्यूम पंप से कभी वैक्यूम ना कीजिएगा। R410A के जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर होते हैं वो सर्विस सिलेंडर होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं, उन्हीं के द्वारा रेफ्रिजरेंट रिफिल कीजिएगा, नहीं तो समस्या में पड़ सकते हैं। इस विषय पर काफ़ी वीडियो है। R410A के सिलेंडर को हमें उल्टा करके ही रेफ्रिजरेंट भरना है। इसलिए दोस्तों अगर आप बैक प्रेशर से रेफ्रिजरेंट रिफिल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसलिए इसका सबसे अच्छा उपाय है, आप अपने एयर कंडीशनर पर नेम प्लेट देखिए, उसमें कितना वेट गैस का लिखा हुआ है, उतनी गैस तोलकर आप अपने छोटे सिलेंडर में लेकर आइए और रिफिल कर दीजिए। अच्छी तरह से वैक्यूम करने के बाद आपको कुछ भी नहीं देखना है। अगर आपकी सभी प्रैक्टिस अच्छी हुई होंगी तो आपका कूलिंग भी अच्छा होगा। अब हम इसे उल्टा करेंगे ताकि जो दो गैस इस सिलेंडर में है R32A और R32 और R125, वो दोनों बराबर बराबर मात्रा में ही हमारी यूनिट में जाएं, इसलिए इसे उल्टा करना जरूरी है। उसके बाद चार्जिंग लाइन से एयर को निकालिए जब तक लिक्विड आपको नहीं दिखाई दे, नहीं तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है। जैसे ही आपको लिक्विड दिखाई दे टाइट कर दीजिए और गैस को छोड़ दीजिए। यूनिट नहीं चलना चाहिए इस वक्त में। अगर आप लिक्विड छोड़ रहे हैं, आपको अगर एक्सपीरियंस है तो इतना लिक्विड छोड़ दीजिए कि ताकि 70% हमारा रेफ्रिजरेंट हमारी यूनिट में चला जाए, और फिर 5 मिनट आपको वेट करना है ताकि वो इक्वलाइज हो जाए, यानी कि जो लिक्विड हमारा अभी यूनिट में गया है वो वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप तोल कर गैस भरेंगे तो कोई समस्या नहीं है, आप पूरा गैस डाल सकते हैं। अगर यूनिट ले लेता है, अगर अच्छी तरह से वैक्यूम हुआ होगा तो यूनिट पूरी गैस ले लेगा। तो दोस्तों अब हमें एयर कंडीशनर को चला देना है, और अगर आपकी गैस पूरी नहीं हुई है तो धीरे धीरे उसमें गैस को छोड़ना है। मैं फिर बताता हूं कि आपको रिमोट में पावरफुल वाला फंक्शन जो कि इस पैनासोनिक कंपनी के एयर कंडीशनर में दिया हुआ है, उस पर ही एसी को चलाकर गैस को भरना है। अगर आप इसे ऑटो मोड पे चलाएंगे या ऐसे किसी फंक्शन पर चलाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका एयर कंडीशनर अपने मुताबिक काम करेगा, क्योंकि हमें फुल लोड पर एयर कंडीशनर चलाना है ताकि हमें वो रीडिंग प्राप्त हो जाए बैक प्रेशर की जो हमें चाहिए होती है। यानी कि इसके फुल एम्पेयर 8 या 9 एम्पेयर पर जब ये चलेगा तो इसका बैक प्रेशर लगभग आपको 120-125 बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर के अनुसार आपको दिखाई देगा और आपका गैस रिफिलिंग पूरा हो जाएगा। फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो सेक्शन लाइन को चेक करते रहिए। लिक्विड लाइन हल्का सा गर्म होना चाहिए और सेक्शन लाइन हल्का सा ठंडा होना चाहिए। ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एम्पेयर आप देख सकते हैं 9 पर लगभग पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा जो ये एम्पेयर मीटर ये चाइनीज है, इसमें 5-3 का वेरिएशन यानी 3 या 5 पॉइंट का वेरिएशन आ ही जाता है। लिक्विड लाइन हल्का सा गर्म होना चाहिए, सेक्शन लाइन हल्का सा ठंडा होना चाहिए, सेक्शन लाइन पर बर्फ नहीं आना चाहिए। और जो सेक्शन लाइन का टेम्परेचर दोस्तों वो लगभग हमारा 15 डिग्री प्लस या 17-18 डिग्री प्लस में आ जाता है। हमारा एयर कंडीशनर अब पूरे लोड पर चल रहा है और मैं आपको सेक्शन लाइन का टेम्परेचर दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए। वो भी लगभग 20 प्लस के आसपास आ चुका है, यानी कि हमारा एयर कंडीशनर लगभग ठीक प्रकार से गैस चार्जिंग हो गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, R410A को कभी भी टॉपअप नहीं करना है और तोलकर ही गैस को भरना है। और अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।